दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अभी मैंने आपका एक रीसेंट ललन टॉप का वीडियो देखा जिसमें आपने अपने एक ऑनलाइन डिस्कशन में पैनल में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर परमजीत सिंह को बुलाया और आप लोगों ने बहुत विस्तार से कोविड-19 या ये जो कोरोना वायरस डिसीज़ चल रही है उसके बारे में डिस्कशन किया। उस पैनल में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी थे। मैंने थोड़ा उनके स्टेटमेंट्स को सुना, उसके बाद उनके एक दो और वीडियोस देखे और उनके वेब पेज को देखा। तो मुझे लगा कि डॉक्टर चौधरी ब्रॉडली साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करके बहुत सारे साइंटिफिकली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस को स्प्रेड कर रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा फॉलोइंग है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे। Now, being a scientist, I feel it's my duty कि मैं किसी भी साइंटिफिकली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से रोकूं और लोगों को साइंटिफिकली जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करूं, और मेरा ये प्रयास उसी दिशा में है। तो मैं अभी सिलसिलेवार तरीके से उनके एक एक पॉइंट्स के बारे में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको रखने की कोशिश करूँगा सो दैट आप उसको फर्दर लोगों तक पहुँचा सकें। सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली थी कि ये एक नॉर्मल फ्लू है, जो कोरोना वायरस का डिसीज़ है एक नॉर्मल फ्लू है। नाउ अगर आप देखें तो साइंस में एक पर्टिकुलर ब्रांच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, और उसको स्टडी करने वाले लोग एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। तो अगर आप एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, वो जब भी कोई डिसीज़ होता है या कोई आउटब्रेक होता है तो उसके पैटर्न को, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को स्टडी करके एक डेटा बनाता है और एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग उस डिसीज़ के बारे में बनती है ना। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा अराउंड 100 साल पहले, जब एक सबसे बड़ा पेंडेमिक इसके पहले का जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। तो वहाँ पे एक फ्लू का नया स्ट्रेन आ गया था ना। उस समय पे आपको इट्स वेरी वेल नोन फैक्ट कि उस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, एंड सिर्फ यूएस में ही अराउंड 7 लाख लोगों की डेथ हुई थी ना। उस फ्लू का एक अगर जिस समय आया था उस समय यहाँ पे यूएस में या जनरल सेंटिमेंट यही था कि ये एक फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है, इट विल जस्ट गो अवे, पीपल डिड नॉट पे अटेंशन, और उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो उसके लिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाता है यूएस में कि डू नॉट बी फिलाडेल्फिया, बी लाइक सेंट लुइस। सो उसका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि जब ये फ्लू बढ़ रहा था उसी समय फिलाडेल्फिया में एक पब्लिक परेड होनी थी, काफ़ी बड़ी गैदरिंग होनी थी लोगों की। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, कुछ लोगों ने इस बात को ध्यान में नहीं दिया, जो भी उनको हेल्थ वर्कर्स या हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि आप गैदरिंग ना करें, बट दे अवॉइडेड इट और एक बहुत बड़ा मास परेड किया, जिसके 3 दिन के अंदर सिर्फ एक सिटी के अंदर 15,000 केस आए थे और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। सो दिस इज़ वन लेसन फ्रॉम दैट स्टडी ऑफ दैट पैंडेमिक दैट वी हैव लर्न कि हम किसी भी चीज़ को अगर बिना समझे उसको नॉन सीरियसली ले लेते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नाउ सबसे बड़ा जो डिस्कशन हो रहा था वो मॉर्टेलिटी रेट के ऊपर हो रहा था कि इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चौधरी 0.1% है, जो कम्प्लीटली साइंटिफिकली इनकरेक्ट है जो भी अभी तक डेटा आया है। उसके साथ ये बात ज़रूर है कि अभी हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उन्होंने एक बात सही बोली कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% लोग जो होंगे वो नॉन सिम्टोमेटिक होंगे, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का टेस्टिंग ना हो, तो जिसकी वजह से टोटल नंबर जो आ रहा है वो हो सकता है उतना एक्यूरेट ना हो, तो इवेंचुअली हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो वेरी कर सकता है। तो अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.4 और 3% है, वो अगर बहुत घटेगा तो 1.6-1.8% चला जाएगा। बावजूद इसके इसका मॉर्टेलिटी रेट फ्लू से अप्रॉक्सीमेटली 15-20% स्टिल हाई रहेगा ना। अब ये तो एक बात रही मॉर्टेलिटी रेट की। उसके बाद दूसरा फैक्टर था जो उसका R0 वैल्यू, जो कि उसका नंबर जो रिप्रोडक्शन नंबर है कि वो 1% कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो जो अभी का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 के बीच में है, विच इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस एज कम्पेयर टू द फ्लू। सो इसका मॉर्टेलिटी रेट जो अभी का डेटा है वो डेफिनेटली हमें सजेस्ट कर रहा है कि इट इज़ हायर, इट मे वेरी बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर as per the current data compared to the normal flu. Now इसका infection rate भी as compared to flu high है। लेकिन इससे ज़्यादा important एक चीज़ और है,
और वो एक साइंटिस्ट के तौर पे आप देखेंगे तब समझेंगे। हम लोग जो है एज ए साइंटिस्ट वी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। सो हमने सिर्फ ये मॉर्टेलिटी रेट नहीं देखना है, हमें उसमें उस डेटा के पैटर्न को देखना है। थ्रू आउट कंट्रीज जो डिफरेंट पैटर्न आया है, जिसमें एक अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट ये है कि द पीपल विद द ओल्डर एज लाइक मोर देन 70 ईयर्स, उनके केस में मॉर्टेलिटी रेट स्पाइक होकर 10% या बियॉन्ड 10% चला जाता है। उसके साथ एक एडिशनल फैक्टर है पीपल विद द प्री कंडीशन लाइक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, उन लोगों के अंदर भी मॉर्टेलिटी रेट हाई होने के चांसेस हैं। नाउ अब एक इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7-8 करोड़ लोग होंगे जिनका 70 ईयर से ओल्डर एज होगा, और उससे भी ज़्यादा लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर इस डेटा को आप पूल कर दें और उसको उस फैक्टर में ले कि इसका इन्फेक्टिविटी रेट फ्लू से दुगना है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसको एक नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट करेंगे देन वी विल बी लुकिंग एट अ बिग डिजास्टर। द नंबर्स ऑफ डेथ पीपल वुड बी वे टू हाई, जो हम लोग अगर इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं देखनी है, हमें उसके पैटर्न को फॉलो करना है। उसमें एक जो सबसे डेडली और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एज कम्पेयर टू फ्लू में क्या होता है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर सिम्टम आने लगते हैं और आप 6-7 दिन में रिकवर करने लगते हैं। यहाँ पे और दूसरा बात क्या है कि फ्लू को आप तभी स्प्रेड करते हैं जब आप सिम्टोमेटिक हैं, यानी आपके अंदर वो सिम्टम्स होते हैं, तब आप फ्लू को स्प्रेड कर रहे हैं। जबकि कोरोना वायरस के केस में अभी तक का जो डेटा आया है उसके हिसाब से ए नॉन सिम्टोमेटिक पर्सन कैन ऑल्सो स्प्रेड। सो एक पर्सन जिसके सिम्टम नहीं आ रहे, जो 80% पॉपुलेशन में है या बहुत माइल्ड सिम्टम है, वो एक्चुअल में लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि इसके लिए प्री डिस्पोज्ड है, जैसे कि ओल्डर और पर्सन विद द ऑल कंडीशंस दैट आई मेंशन्ड। नाउ इसकी वजह से ये ज़्यादा डेडली हो जाता है कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर डिसीज़ है, बट इवेंचुअली आप किसी और को अननोइंगली दे देंगे जिसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो ये जस्ट एक साइंटिफिकली या डेटा वाला बात नहीं है, ये एक मोरली और एथिकली भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, कि हम लोग ये समझें कि हम किसकी लाइफ को रिस्क पे रख रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग उनकी लाइफ को रिस्क पे रख रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी डिसीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, और हम उनकी लाइफ को एक्सपोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर कि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे नहीं जाना है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्लेम था वो ये था कि हमें लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है या सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस से डील करने के लिए। सो इसके लिए हमें इस डिसीज़ को थोड़ा समझना होगा कि अराउंड दिसंबर बिगिनिंग में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ चाइना के पेट मार्केट से, और जब ये आया तो उसके सिम्टम्स को देख करके चाइना के डॉक्टर्स, जिन्होंने 2003 के सार्स इसी का एक रिलेटिव वायरस है जिसके फ्लू को आउटब्रेक को फेस किया था, सो डिपेंडिंग ऑन दैट सिम्टम दे कुड कोरिलेट कि ये कोरोना वायरस का ही कोई स्ट्रेन है। उसके बाद उन्होंने वो पैसेज सैंपल लेकर के उससे वायरस को एक्सट्रैक्ट करके उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया, और उस सीक्वेंसिंग के बाद जो डेटा आया उससे बहुत क्लियर हो गया कि ये सार्स लाइक कोरोना वायरस है, लेकिन ये कोरोना वायरस नोवेल है क्योंकि इसमें कुछ अलग इंसर्शंस और म्यूटेशंस थी जो पहले किसी भी पाए गए वायरसेस में नहीं थी। ना इस वायरस की सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी एक बैट के वायरस के साथ और एक पेंगुलिन में पाए जाने वाले वायरस के साथ, बट इनमें से कोई भी इससे 100% मैच नहीं करता है। सो अभी तक ये हाइपोथेसिस है कि ये बैट से किसी अदर इंटरमीडिएट में आया या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म से पास होते हुए ह्यूमन के अंदर आया है। ना उसके बाद ये डिसीज़ जैसे जैसे बढ़ने लगी तो उसके बारे में हमारे पास डेटा आने लगा। उससे हमें ये डेटा आया कि पहले ह्यूमन टू ह्यूमन ये इसका इन्फेक्शन हो सकता है, इसका इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, इसका इंक्यूबेशन टाइम हाई है, और इसका प्रीडिस्पोजिशन या फिर पीपल विद एल्डरली पीपल और पीपल विद द प्री कंडीशन लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। सो ये डेटा 1-2 महीने के अंदर जैसे जैसे ये बढ़ता गया आता गया, और उसके साथ उन्होंने ड्रग्स के भी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो लोग ट्राई कर रहे थे। लेकिन सिंस ये कोरोना वायरस नोवेल था तो उनको ये समझ आ गया था कि इसको हमारे पास रोकने के लिए अभी कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पुराने ड्रग्स या फिर पुरानी हमारी इम्यूनिटी कोरोना वायरस वाली इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले चाइना ने पूरा लॉकडाउन किया था। चाइना के लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने सबसे क्लियरली ऑब्जर्व किया है। ऑलमोस्ट 2 महीने तक पूरा
2.5 महीने तक वुहान से कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई अंदर नहीं आ सकता था। बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स को फॉलो किया और फाइनली दे हैव बीन एबल टू ओपन अप देयर सिटी। सो उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उसके पीछे भी उनका एक साइंटिफिक रीज़न था। उसके बाद आप जिस भी कंट्री में नंबर्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं, उन्होंने लॉकडाउन के प्रोसीजर को फॉलो किया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों जस्ट फॉलो कर रहे हैं क्योंकि चाइना ने किया था। इसका क्लियर ये पैटर्न है कि जब भी कोई पैंडेमिक एक अननोन और नोवेल वायरस की वजह से आता है, जब आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं है और आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ड्रग नहीं है, तो आपका बेस्ट मेजर होता है कि उस पैंडेमिक की स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा स्लो कर सके। नाउ ज़्यादा से ज़्यादा स्लो करने के पीछे एक बहुत क्लियर रैशनल है। रैशनल ये है कि अगर आप इसको स्लो डाउन नहीं करते हैं तो होगा क्या कि आपके हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज करने लगेंगे। भले 2% 100 लोगों में हो, लेकिन अगर 1000 लोगों में अगर चला गया तो ये 20 तक पहुंच जाएगा। सो इस तरह से आपके नंबर्स जब बढ़ने लगते हैं तो हॉस्पिटल्स में आपके ओवरलोड होने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं, नर्सेज एंड हेल्थ वर्कर्स, दे आर लाइफ एट द रिस्क। अब जब उनको इन्फेक्शन होने लगता है तो आपके डॉक्टर्स और नर्सेज इनका नंबर गिरने लगता है और आपके पेशेंट्स नंबर बढ़ने लगते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका हेल्थ सिस्टम क्रम्बल करने लगता है और आपकी सोसाइटी में आपको जो टाइम फ्रेम मिलना चाहिए इस डिसीज़ को ट्रैकल करने के लिए या फिर कोई इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए या ड्रग डेवलप करने के लिए, वो नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ द वायरस एंड नंबर ऑफ डेड पीपल इंक्रीजेस ड्रास्टिकली हाई। दिस इज़ वाई ऑल द कंट्रीज, जब भी कोई पेंडेमिक या कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ फैलता है तो सबसे पहला मेजर यही होता है कि आप कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ ऑल द डिसीज़। तो उसके बेस पे ये लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी को ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने अपनाया। हर्ड का इम्यूनिटी का सबसे पहला जो ट्रायल करने का कोशिश किया था वो यूके ने किया था और वी नो कि उनके प्राइम मिनिस्टर तक को आईसीयू में जाना पड़ा और नंबर्स आर ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग। सो ये बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है जो लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं सो फार। जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से कि हम इस वायरस को स्वीप थ्रू करने दें एक साथ और फिर लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा। द ट्रूथ इज़ हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रेस में आ जाएगा कि वी मे बी लुकिंग एट द वेरी हाई नंबर। सो इट्स इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट कि हम जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं उनको कम से कम ट्राई करें कि वो बढ़े। तो उनका नंबर जो है स्लो डाउन करने से, जिसको हम फ्लैटनिंग द कर्व बोलते हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम के पास टाइम ज़्यादा होगा। सो लाइफ दैट कैन बी सेव्ड। लेकिन अगर हम नहीं रोकते हैं तो लाइफ जिनको आसानी से सेव किया जा सकता था वो मेडिकल फैसिलिटी के अभाव की वजह से या कमी की वजह से उनकी लाइफ को भी हम रिस्क पे रख रहे हैं। तो अगर आप डेटा को देखते हैं, जस्ट इंडिया का ही बात करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के मेज़र को इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर आप डबलिंग नंबर ऑफ देखें पेशेंट्स का, देन इट यूज टू स्टार्टेड डबल द नंबर्स विद 3 और 4 डेज। और जब से हमारा ये लॉकडाउन आया है ये नंबर अब 7 या 8 दिनों में डबल हो रहा है। सो इसका बहुत वेरी क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हम मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट हैज़ बीन क्वाइट इफेक्टिव और उसकी वजह से हम नंबर ऑफ केसेस को रोक पा रहे हैं और लोगों की लाइफ को भी इवेंचुअली सेव कर रहे हैं। तो ये बोलना कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन एक सही स्टेप नहीं है इज़ कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल और I think it should not be entertained at all. थर्ड जो उनका क्लेम था वो टेस्टिंग के बारे में था। उनका कहना था कि टेस्टिंग राइट नहीं है। उनको कोई किट मिल गई जिसमें लिखा था कि इट्स फॉर रिसर्च पर्पस ऑनली, विच माइट बी डेफिनेटली वेरी वेरी वैलिड, जिसके बेस पे वो बोल रहे हैं कि इसके बेस पे हम कैसे बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस है नहीं है। और ये RT-PCR का जो मेन जो अभी टेस्टिंग का किट जो वाइडली पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है वो RT-PCR है, जिसमें आपने अपने साइंस करी के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश भी किया है। सो इसमें हम बेसिकली वायरस के जीन के स्पेसिफिक प्राइमर्स डिज़ाइन करके उस वायरस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं ना। उस टेस्टिंग किट में क्या होता है कि आपको RT-PCR इज़ अ वेरी वेल स्टैंडर्डाइज टेक्निक, बट कभी कभार हो सकता है कि आपको कभी फॉल्स पॉजिटिव मिले या फॉल्स नेगेटिव मिले। सो फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि आपका टेस्ट में वो पॉजिटिव आता है बट एक्चुअली आपको वायरस नहीं हुआ है। ये जनरली केसेस में नहीं होता है। ये आपका कभी कभार बहुत सारे सैंपल्स होने पे कोई सैंपल मिसहैंडलिंग या क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है।
लेकिन अगर हम इस डिसीज़ के रिगार्ड में देखें कि अगर हमें फॉल्स पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वायरस नहीं है, बट आप टेस्ट में पॉजिटिव आ गए। उसके केस में आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं होगा और आपको 14 दिन के लिए बोला जाएगा कि आप सेल्फ आइसोलेट कर ले, और अगर आपको नहीं है तो आप 14 दिन बाद आपका फिर से टेस्ट होगा और आपको कुछ नहीं दिखेगा एंड यू शुड बी फ्री। बिगेस्ट कंसर्न जो होता है वो फॉल्स नेगेटिव का। फॉल्स नेगेटिव के केसेस आ सकते हैं, इसीलिए हमने बहुत सारे ऐसे पुराने केसेस सुने हैं कि जिसमें एक टेस्ट हुआ जिसमें नेगेटिव था, फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो वो 3-4 दिन बाद पॉजिटिव आया है। और फॉल्स नेगेटिव का जो रीज़न है वो बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, रिएक्शन कंडीशंस और एंजाइम्स जो यूज़ हो रहे हैं, या फिर जो सैंपल लिया गया है वो किस टाइम पे लिया गया, उसमें कितना वायरस था, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो कभी कभार उसमें ऐसा होता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आता है बट आप एक्चुअल में पॉजिटिव होते हो। सो इसीलिए इनिशियली गवर्नमेंट जब उनके पास टेस्टिंग किट बहुत लिमिटेड थी तो उन्होंने बहुत थ्रू आउट वर्ल्ड इनफैक्ट यही था कि उन्होंने बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रखा था कि आपका उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री देखा है, उसके साथ आपके सिम्टम्स को मेज़र करते हैं और उसके बाद आपका टेस्ट करते हैं, ताकि आपका कोई फॉल्स नेगेटिव या इस तरह का आने का चांसेस कम रहे और क्लियरली आपको डिमार्केट किया जा सके, ताकि आपको सेपरेट किया जा सके सोसाइटी में स्प्रेड करने से। सो फॉल्स नेगेटिव इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न, इसीलिए आपके सिम्टम्स बहुत क्रिटिकल होते हैं और एक बार आपका फॉल्स नेगेटिव आ जाता है तो आपको 3-4 दिन बाद अगर सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बाद आपका दोबारा भी RT-PCR किया जाता है और उसके साथ बहुत सारे अदर इमेजिंग टेस्ट जैसे आपका CT स्कैन और अदर सिम्टम्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करके डॉक्टर्स फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि यस आपको ये कोरोना वायरस है या कोरोना वायरस नहीं है। तो अभी जो रिसेंट अगर आप इस डिसीज़ के टाइम फ्रेम को देखें, जब ये आया है जस्ट 3 महीने हुए हैं तब से लेकर के अब तक के, तो आप देखेंगे कि टेस्टिंग मेथड्स काफ़ी हद तक स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं और काफ़ी हद तक राइट हैं और हमारे पास डेटा आ रहा है। बहुत सारे नए टेस्टिंग मेथड्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। हमें ये समझना है कि ये रनिंग पैंडमिक है, यहाँ पे हमारे पास हर मेथड्स धीरे धीरे इवॉल्व होगा, हर डेटा धीरे धीरे रिवाइज होगा। बट हैविंग सेड दैट, जो भी हमारे पास करंट टेक्निक्स हैं वो बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हैं और उसके बारे में अननेसेसरी क्वेश्चनिंग करना इज़ अगेन साइंटिफिकली नॉट राइट। फोर्थ जो उन्होंने क्लेम किया था वो ये था कि कोरोना वायरस में लोग कोरोना वायरस से नहीं बल्कि उससे दिए जाने वाले ड्रग्स की वजह से, दवाई जो उन्होंने पर्टिकुलरली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कहीं कहीं रेमडेसिविर का जिक्र किया है, तो उससे लोग मर जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक उनका अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या है अभी इस डिसीज़ के बारे में। सो अगर जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि जब भी आपका टेस्ट किया जाता है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपके सिम्टम्स के बेस पे आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको बोला जाता है कहीं पर सेल्फ क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है या फिर आपको बोला जाता है अपने घर पर आप सेल्फ क्वारंटाइन करें तकरीबन 14-15 दिनों तक, और उसके बाद आपका फिर से टेस्ट होगा और अगर आप ठीक हो गए हैं तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपकी सिचुएशन या सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत सारे लंग डिसीज़ से लेकर के या फ्लू से लेकर के जो भी आपके सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके बेस पे आपका जो डेवलप होता है सिम्टम उसके बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। नाउ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहीं कहीं पर ये एक आया था, बहुत सारा छोटा कुछ रिसर्च भी आया था जिन्होंने देखा है कि इट माइट बी वेरी इफेक्टिव, जिसकी वजह से पूरी तरीके से न्यूज़ में आ गया। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी अगर आप डॉक्टर एंथनी फाउसी के ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख लें या उनकी प्रेस रिलीज जहाँ भी उन्होंने बोला है, उन्होंने बहुत क्लियरली ये कोट किया है कि आप मेडिकल साइंस में किसी भी ड्रग का बिना प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल किए ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये ड्रग इफेक्टिव है। और सिमिलरली मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मेडिकल बोर्ड ने हमारे कंट्री में भी ये बोला है कि हम कोविड-19 से बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लें। सब जगह ये बोला गया है कि ये एक डॉक्टर्स की अंडर ऑब्जर्वेशन में ही एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और उसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है, वो पता चलेगा कितना इफेक्टिव है। तो उसके बेस पर जो अभी डेटा है उस बेस पे ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। बाकी जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनको यूज़ करने के पीछे एक बहुत क्लियर सा रैशनल है। अब जैसे आप रेमडेसिविर का एग्जांपल ले लें, रेमडेसिविर जो है एक एंटीवायरल ड्रग है जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो एचआईवी के लिए बनाया गया था पर्टिकुलरली, जो आरएनए को कॉपी बनाता है आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद। तो ये एंजाइम वायरस का होता है जो बहुत क्रिटिकल है वायरस के सर्वाइवल के लिए एक तरह से।
तो इस एंजाइम को रेमडेसिविर जाके डायरेक्टली बाइंड करता है और इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से और कॉपी नहीं बनती है। तो अभी साइंस में एक रिसर्च, साइंस जर्नल में एक आर्टिकल भी आया है जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली दिखाया है कि इस सार्स के आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से रेमडेसिविर बाइंड करता है और कहाँ पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से वो उसका फंक्शनल जो एक्टिविटी है उस एंजाइम का वो स्टॉप हो जाएगा और वायरस कैन नॉट प्रोलिफरेट। सो इसको एडमिनिस्टर करने के पीछे एक रैशनल है, ऑल्दो ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, लेकिन एक केस में जहाँ पर डॉक्टर्स को लगता है कि अब पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स ट्राई करनी होंगी, तो उस केस में वो लोग डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर नॉलेज अपने ऑब्जर्वेशन में कोई एंटीवायरल या फिर कोई एंटी मलेरियल जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या उसके कॉम्बिनेशन में कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का डोज को ट्राई करते हैं ताकि वो पेशेंट की लाइफ को बचा सके। कहीं भी ये कोई ऐसा ड्रग ट्रीटमेंट का रिजिम नहीं बनाया गया है जिसमें आपको स्पेसिफिकली ये डिसीज़ डिटेक्ट होते ही ये ड्रग दे दिया जाए और एक्सपेक्ट किया जाए आप ठीक हो जाएंगे। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये सारी ड्रग्स अभी एक्सपेरिमेंटल है और इनका जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है पेशेंट के अंदर, वो पेशेंट को समझा करके उसकी कंडीशन को अच्छे से स्टडी करके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही दिया जाता है। तो ये कहना कि किसी ड्रग की वजह से डेथ्स हो जा रही है, ये एक स्टूपिड स्टेटमेंट है इन माय ओपिनियन। सबसे इंटरेस्टिंग, फनी एज वेल एज हिलेरियस मुझे इसलिए लगा कि ये उनके इग्नोरेंस को दिखाता है और मुझे थोड़ा एजिटेटेड भी हुआ उनके इस स्टेटमेंट से कि आपके पूरे वीडियो में जो उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये डॉक्टर फाउशी का जो है, ये एंथोनी फाउशी, उनका एक कॉन्स्पिरेसी है। सो if you just see the person like एंथोनी फाउशी का, आप गूगल स्कॉलर है जो साइंटिस्ट्स का एक तरह से डेटाबेस है, उसमें अगर आप टाइप करते हैं किसी साइंटिस्ट का नाम तो आपको दिखता है कि उसके कितने जर्नल्स में पेपर्स हैं और उसके नंबर ऑफ साइटेशंस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया टू इवेल्युएट कि एक साइंस का जो एक साइंटिस्ट है उसका साइंस का क्वालिटी कितना हाई है। जितना ज़्यादा बार आपको साइट किया जाता है इसका मतलब है कि लोग आपके लिटरेचर को क्रेडिबल मानते हैं और आपको वो साइट करते हैं। तो अगर आप एंथोनी फाउशी को गूगल स्कॉलर में टाइप करते हैं then you will find there are hundreds of articles on his name, all in the big impact factor, very well peer reviewed journal, and in addition to that he has more than 2 lakhs citations। 2 लाख से ज़्यादा citation होना it's one of the it's a very big feat। So if you compare in a very layman term, अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ऐसा हो गया कि आप समझ लीजिए सचिन तेंदुलकर को कोई ऐसा बंदा फुटवर्क पे ज्ञान दे रहा है जिसने लाइफ में कभी बैट ही ना उठाया हो। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो डॉक्टर एंथोनी फाउसी इज लाइक सचिन तेंदुलकर ऑफ साइंस एंड ही इज समवन हु हैज़ नॉट इवन प्लेड, चौधरी इज समवन हु हैज़ नॉट इवन प्लेड अ गली क्रिकेट। सो उसके बेस पे इतने साइंटिफिकली साउंड पर्सन के जिसकी साइंटिफिक अचीवमेंट पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसे एलिगेशंस लगाना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अकॉर्डिंग टू मी। उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं करने चाहिए। ही शुड फोकस कि वो साइंटिफिकली जितना ज़्यादा बोल सकते हैं चीज़ों को कंपाइल करके उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनके फैंस के लिए, एज ए ह्यूमैनिटी, नेशन, साइंस, सब के लिए अच्छा होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर वो साइंटिफिक एटीट्यूड को ही परस्यू करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड किसी पे पर्सनल एलिगेशन लगाना, वो भी ऐसी साइंटिफिक पर्सनालिटी पर जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।